नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डिकोड आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसमें हम लोग केवल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिस्कस करेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसमें बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, तो मैं आज इसमें ज़्यादा पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूं। हालांकि जिन लोगों को पीडीएफ्स चाहिए वो कृपया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें पीडीएफ्स जो हैं जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। तो मुद्दा यह है दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि जिस तरीके से हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी, उसी के पैरेलली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स was actually taking place parallelly to the national movements that were going on in India. That is precisely because of the fact कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रही थी वो उनको मैच कराते हुए हो रही थी। इट वॉज अ रिएक्शनरी आउटकम दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक कि हाँ अब कुछ दे देते हैं, अब ये ज्यादा भड़क रहे हैं तो अभी एक और रिफॉर्म ले आते हैं। सो इट वॉज लाइक दैट। तो इसी बेसिस पे जब 1947 आते आते इनको समझ आ गया कि अब शायद और नहीं खींच सकते हैं इस कॉलोनी को अपने अंडर में, इनको छोड़ने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कुछ चीजें डिसाइड करी। लेकिन जब हम लोगों ने लास्ट एक्ट डिस्कस किया था दैट वाज 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 के बाद 1947 एक लंबा दौर है। तो इस दौर में क्या क्या हुई हैं नेशनल मूवमेंट में, जिसके फलस्वरूप हम लोग 47 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक पहुंचे हैं, ये जानना जरूरी है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। 35 के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, आप सबको पता है। प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं 1937 में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन था क्योंकि बहुत सारे सीट्स कांग्रेस ने जीते थे, यानी कि बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स उस समय कांग्रेस की पावर में थे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए ढंग से। दूसरी चीज, 37 के बाद 38, 39, 40 इस पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के जो ईयरली उनका जो मीटअप होता था दिसंबर के समय पे, वो हो रहा था। इसके अतिरिक्त 1940s के आसपास क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करने की नौबत आ रही थी। क्यों आ रही थी, ये भी एक सवाल है। आ इसलिए रही थी दोस्तों क्योंकि देयर वाज नो डेवलपमेंटल स्टेप्स दैट वर टेकन अप बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था कि वो हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। ऊपर से कई सारे नेता लोग अरेस्टेड थे, तो इट वॉज अ बिजार सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में मुस्लिम लीग भी अपना दाव पेच कर रही थी। 1940 में जो लाहौर सेशन होता है उसमें दे एक्चुअली डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो ये बहुत ही बड़ा झटका लगा हमारे देश को, हमारे हमारे एंटायर जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, कि अब धर्म के नाम पे हम लोग बंटने वाले थे। तो जब ये सब चीजें हो रही थी तो उस समय हम लोगों को लगा कि नहीं, अभी क्विट इंडिया करते हैं, इनको अब खदेड़ना जरूरी है, क्योंकि अब ये बातों से नहीं जाएंगे। अब गांधी जी का यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है, डू और डाई। मेनी हिस्टोरियंस हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस कि क्या यहाँ पे गांधी जी थोड़ा सा वायलेंस दिखा रहे थे अपना, कि डू और डाई के जो स्लोगन उन्होंने दी थी, उसके साथ साथ उस समय 1940s के समय 42 के आसपास जब ये डू और डाई का सिचुएशन आ गया, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस की जो एक्टिविटीज थी वो सराहनीय है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की उस समय की जो प्रोग्रेस हो रही थी, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस द्वारा। द मैन हु सिंगल हैंडेडली डिड द एंटायर थिंग। वो इंडिया से चले जाते हैं, देन वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, उसके बाद वो इवेंचुअली किससे नहीं मिलते हैं, वो पहले रूस के पास जाते हैं, फिर जर्मनी के पास जाते हैं, फिर जापान में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं। उद्देश्य यही था उनका। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि मैं इंडिया की आज़ादी के लिए शैतान से भी दोस्ती कर सकता हूं। तो कई लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्यों उन्होंने हिटलर के साथ दोस्ती निभाई। इट इज़ ए यूजलेस थिंग टू डिस्कस, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम लोग को बंगाल से टीएमसी को हटाना है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन वो भी आज बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से टीएमसी को हटाना है। तो दैट वॉज द इंटेंशन कि किसी भी तरीके से कॉलोनियल पावर को खत्म करना है। तो इसीलिए अगर उनको शैतान से भी दोस्ती करनी पड़ी, इट्स अ वेरी फेयर एनफ पॉइंट। जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, दिस इज एब्सोल्युटली फिटिंग हियर। तो फिर वो यहाँ से अपनी आर्मी क्रिएट कर रहे थे, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को क्रिएट कर रहे थे।
ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स जो है ना काफी ज्यादा दब रहे थे चारों ओर से। ऊपर से ब्रिटिशर्स, ऊपर से इंग्लैंड में इलेक्शंस होने वाले थे, वहां पे पार्टी बदल जाएगी कुछ देर के बाद। आप लोग समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इलेक्शंस के बाद क्लेमेंट एटली आते हैं, लेबर पार्टी आती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनके दिमाग में भी ये चीज चल रही थी कि नहीं, अब इसको जबरदस्ती पकड़कर नहीं रख सकते हैं। हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें सामने आती हैं, मतलब वॉर जीतने के बावजूद इलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो खैर इन सब के बाद लॉर्ड माउंटबैटन साहब जो हैं वो 3 जून 1947 में अपना एक प्लान लाते हैं, एक प्रपोजल लाते हैं, जहां पर वो स्वीकार करते हैं कि पार्टीशन होगा। कई लोग कहते हैं कि ये उनकी ही ब्रेन चाइल्ड थी, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत देर तक उन्होंने कोशिश करी थी कि पार्टीशन ना हो, लेकिन बिकॉज हम लोग के अब बाय द टाइम हम लोग के सोसाइटी के अंदर वो चीज़ इतनी इनग्रेन्ड हो गई थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, अब हम ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो साथ नहीं रह सकती। जिन्ना साहब प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पार्टीशन, और मैं ये दोनों के नाम बहुत ही नेगेटिव सेंस में ले रहा हूँ। इसके बाद पार्टीशन हो जाती है, उसके बाद एक एक्ट पास करती है 1947 की जो एक्ट है। दोस्तों इस एक्ट में क्या कहा जा रहा है, मैं वर्बैटिम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मार्क्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश रूल की जो एंड है वो ये एक्ट मार्क करती है। 1947 18 जुलाई को जब ये एक्ट पास हुआ, इसकी जेनेसिस एक्चुअली में माउंटबैटन प्लान में है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद इंडिया और पार्टीशन दोनों को एक सेपरेट डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं। हालांकि आपको यह ध्यान में रखना है कि 46 में हम लोगों ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली थी, और 47 में वो हमसे कह रहे हैं कि क्योंकि पार्टीशन हो गया तो दो कंट्रीज अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बना सकते हैं। यानी कि 46 से 47 के बीच में ये एक अजीब सा माहौल था कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो हमारी अनडिवाइडेड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं बनना चाह रहे थे। बदरुद्दीन तैयब जो उनमें से एक हैं जो बने थे, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम to be a part of the constituent assembly of the undivided India। उसके बाद जब ये 47 का एक्ट पास होता है तो इट वाज वेरी क्लियर कि अब दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेंगी, इंडिया पाकिस्तान। ये बात भी समझ में आती है। तीसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से और विवाद शुरू होने वाली थी हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में, वो ये थी कि 1947 के एक्ट में दोस्तों अंग्रेजों ने ये कहा था कि जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहली ऑप्शन ये थी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो रह सकते हैं, वो अगर इंडिया को ज्वाइन करना चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहे तो वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में एक अजीब किस्म की आई वुड से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अपनी तरफ खींचने की एक कॉम्पिटिशन से शुरू हो गई। हमारे उस समय इंडिया में मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब कौन सी प्रिंसली स्टेट कौन से देश को ज्वाइन करेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हम किसी को रहने नहीं देंगे साहब, ये तो कंफर्म था। तो अब इंडिया भी चाह रही थी कि कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन कर सके, जितनी तेजी से कर सके। पाकिस्तान में वही चाह रहा था। इंडिया साम दाम दंड भेद सारे जो हैं तरीके अपना रहा था, पाकिस्तान भी अपना रही थी। इवेंचुअली प्रिंस जो हैं, राजा जो हैं, उनकी जो विजडम थी उनके हिसाब से उन्होंने इंडिया में रहना प्रेफर किया। उनको हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब और वीपी मेनन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल से थोड़ा ज्यादा कम, इन्होंने मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर कंसोलिडेट किया, व्हिच वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिश करी, पाकिस्तान के साथ भी कुछ लोग एक असमंजस में थे, जैसे जूनागढ़, जैसे कश्मीर, ये लोग कंफ्यूजन में थे कि जाएं कि ना जाएं। इवेंचुअली हम लोगों ने इनको भी कन्विंस करवा लिया। कश्मीर की किस्सा तो एक अलग ही किस्सा है, हम लोग एक दिन 370 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे कि कश्मीर की इशू की शुरुआत कहां से होती है, और उसका अभी 35A और 370 से लिंक करके आर्टिकल 1 के साथ इसको लिंक करके देखेंगे क्लॉज बाय क्लॉज इन दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसमें क्लॉज 5 और क्लॉज 7 में क्या लिखा है, राजा हरि सिंह ने किस चीज की अनुमति दी थी, वो डिटेल्स हम लोग एक दिन कभी बात करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए ये वीडियो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आती है और ये चीज को क्लियर कर देती है कि अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो हो चुका है कंप्लीट। अब इंडिया पाकिस्तान अगर चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बनी रह सकती है या उसको छोड़ भी सकती है। सो दिस वाज द पर्टिकुलर केस विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में,
और उसकी जो शुरुआत है वो आप सबको पता होगा 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है। तो हम आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।